सिद्धांत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब एक पैराग्राफ हमको बताना है, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। तो विष्णु पुराण और वायु पुराण। आगे आप देखें तो क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, क्षेमेंद्र है, आप देखेंगे बृहद कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरित सागर, सोमदेव का कथित कल्हड़ की राज तरंगड़ी, कल्हड़ की कल्हड़ की राज तरंगड़ी में इस बात का जिक्र किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पौत्र हैं, अर्थात अशोक ने कश्मीर में एक श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? श्रीनगर नामक। अगर कभी पूछा जाए कि श्रीनगर नामक नगर की स्थापना का श्रेय किस वंश को जाता है? मौर्य वंश के किस शासक को जाता है? अशोक को। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि बृहद कथा मंजरी के रचनाकार कौन है। और इसी तरह एक बृहद कथा कोश है जो जैन ग्रंथ से संबंधित है, जिन प्रभु सूरी इसके रचनाकार हैं, और इससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि अभी हम जैन ग्रंथ के अंतर्गत आएंगे तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे, एक दो उसमें ये आएंगे। यहाँ पर कल्हड़ की राज तरंगड़ी वैसे भी लिख सकते हैं और राजा तरंगड़ी भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें। तो तरंगड़ी के बारे में भी आप बड़े अच्छे से, कल्हड़ की राज तरंगड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके बारे में देख रहे हैं कि कैसे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के साम्राज्य विस्तार, इन सब की एक बृहद चर्चा कल्हड़ की राज तरंगड़ी में देखने को प्राप्त होती है। तो ये हो गया सोमदेव का कथा सरित, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मुद्रा कोश। इसके टीकाकार कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि मुद्रा कोश के टीकाकार कौन है। तो आप देख रहे हैं जैसे क्षेमेंद्र की मुद्रा कह रहे हैं मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाखादत्त। और जबकि इस पर टीका किसने लिखा है? तुलसीदास ने। और कल्हड़ की राज तरंगड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते चलते कुछ विदेशी ग्रंथों में भी अगर बात करें तो मेगास्थनीज की इंडिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मौर्य साम्राज्य के बारे में या उनके प्रशासनिक जीवन के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे इन्होंने सैन्य व्यवस्था के बारे में भी बात की है। वास्तव में इनके यहाँ एक विशाल सेना थी। इस बात का जिक्र प्लूटार्क करता है कि अपने 6 लाख सैनिकों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को, लेकिन इतनी विशाल सेना की व्यवस्था का संचालन कैसे किया जाता था, इस बात की चर्चा मेगास्थनीज की इंडिका में देखने को मिलती है, जहाँ पर इन्होंने बताया है कि 6 समितियाँ थी और प्रत्येक समितियों में 5-5 सदस्य थे और इन्हीं 6 समितियों के माध्यम से पूरी सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाता था। जहां पर पहली समिति का जो संबंध था वो पैदल सेना से था, दूसरी समिति का संबंध अश्व सेना से था, तीसरी समिति का संबंध गज सेना से था और ऐसे चौथी जो समिति थी उनका संबंध रथ सेना से था और 5वीं समिति खाद्य और रसद का पुख्ता इंतजाम करती थी और जो 6वीं समिति थी वो नौसेना पर ध्यान देती थी। तो ये क्या हुआ कि एक समिति में 5-5 सदस्य थे, यानी कुल कितने सदस्य थे? 30। समितियां कितनी थी? 6 और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। साथ में ये भी बताते हैं कि नगर में एक प्रमुख अधिकारी होता था जिसे एग्रोनोमोई के नाम से जाना जाता था। ये पाटलिपुत्र को पोलीग्रोथा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्थनीज की इंडिका में आएगा लिखा हुआ। पाटलिपुत्र को कहा जाता था कुशभवनपुर, कुसुमपुर, सुमरहार, पाटलिपुत्र, पोलीग्रोथा। तो जब यूनानी ग्रंथ की चर्चा आएगी, मेगास्थनीज की इंडिका आएगी, तो उन ग्रंथों में पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र नहीं
पोलीब्रूथा कहा गया है। ठीक इसी प्रकार यूनानी ग्रंथों में कृष्ण के लिए हेराक्लीस शब्द का प्रयोग किया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हेराक्लीस का तात्पर्य किस देवता से है, तो कृष्ण से है। इसी प्रकार से शिव के लिए आप देख रहे हैं डायनेसियस शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि मतलब ये एक सामान्य जानकारी है जो उपलब्ध करा रहे हैं मेगास्थनीज केंद्रिका से, जो इस बात का प्रमाण दे रहा है कि मौर्यों के बारे में एक विस्तृत और व्यवस्थित जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, मेगास्थनीज। जबकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये 15 अधिकरणों में बटा हुआ है। कहने के लिए अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें संपूर्ण जानकारी राजनीति से प्राप्त होती है, राजनीतिक दृश्यों की प्राप्त होती है। और खास बात यह है पूरे अर्थशास्त्र में कहीं चंद्रगुप्त मौर्य का नाम उल्लेखित नहीं है, न तो किसी समय अवधि की चर्चा की गई है। लेकिन राजनीति का आज भी एक महत्वपूर्ण, इसमें यह भी कहा गया है जिस राजा को प्रजा का और प्रजा को राजा का दर्शन दुर्लभ हो जाए वह राज्य या साम्राज्य शीघ्र पतन की ओर उन्मुख हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कौटिल्य आज के भी संदर्भ में प्रासंगिक है। आज भले से आप चुनाव जीतने के बाद बहुत अच्छे नेता को आपने चुन भी लिया, अगर वो समय समय पर आपके बीच में नहीं आता तो आप 5 साल के बीच में उसे बदलने का काम करते हैं, उसके साम्राज्य को ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। आप जीवंत प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे हर बार के चुनाव में। कई महत्वपूर्ण नेता सिर्फ इसलिए हार जाते हैं कि वो अपने क्षेत्र का व्यवस्थित तरीके से दौरा नहीं करते और अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते। ये क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है ना, जिस राजा को प्रजा का और प्रजा को राजा का दर्शन दुर्लभ हो जाए वह साम्राज्य शीघ्र पतन की ओर उन्मुख हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से हम अगर देखें मेगास्थनीज केंद्रिका के बाद तो एक महत्वपूर्ण है जस्टिन। ये यही कहते हैं कि चंद्रगुप्त की मौर्य की सेना नहीं, डाकुओं का गिरोह है। ये उनकी सैन्य व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी प्रकार से प्लूटार्क भी है। क्या है? ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सैनिकों के साथ संपूर्ण भारत को रौंद डाला। बात तो मौर्य वंश के बारे में ही कर रहे हैं और हम तो चर्चा कर रहे हैं मौर्य वंश के प्रमुख स्रोतों के बारे में। इसी प्रकार से देखा जाए एरियन भी है। ये आप समझ जानिए कि ये चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं सेंड्रोकोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये सेंड्रोकोट्स के नाम से यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोटस, ठीक है ना, सेंड्रोकोप्स आदि मिलते हैं। एंड्रोकोट्स मिलता है, फ्लार्कस वगैरह देख रहे कह रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण विद्वान है जिनका नाम है सर विलियम जोन्स। और यही सर विलियम जोन्स है जिन्होंने सेंड्रोकोट्स का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया है। यह भी कई बार पूछा गया है कि सेंड्रोकोट्स का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से किस विद्वान ने स्थापित किया है, तो कोई और नहीं है, सर विलियम जोन्स है। अधिकांश लगभग सभी को उन्होंने बताया किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से बताया। बहुत बड़ी बात थी, वरना चंद्रगुप्त मौर्य ही रहते और पूरा श्रेय सेंड्रोकोट्स ले जाते और सेंड्रोकोट्स का पता भी न चलता कि ये थे कौन। लेकिन अच्छा रहा इनका एक महत्वपूर्ण योगदान, इन्होंने सेंड्रोकोट्स का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से जैसे ही जोड़ा, इतिहास की बहुत सारी ऐसे गुत्थियां थी जो स्वतः ही सुलझ गई। तो इसमें सर विलियम जोन्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे अगर देखें, हाँ बिल्कुल, मतलब यही तो सारी चीजें, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो थोड़ी समस्याएं होती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एरियन के बारे में, अगर इतने भी विद्वान को लिख देंगे तो आपके लिए पर्याप्त है, और ज्यादा जानने की जरूरत। हालांकि प्लिनी भी है, नेचुरल हिस्ट्री लिखते हैं, ये मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो पेरिप्लस ऑफ द एशियंस भी है, अज्ञात अभी तक पता नहीं है, उससे भी हमें मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जैन ग्रंथ में हेमवंश मंत्र की परशिष्ट परमन है। कौन था? परशिष्ट परमन। तो आप देखेंगे, हाँ परमन हेमचंद्र का है, ये किसका है? हेमचंद्र का परशिष्ट परमन। भद्रबाहु का कल्पसूत्र,
भद्रबाहु का गर्भसूत्र, और साथ में अभी भी हमने बताया था जिन प्रभु सूरी, जिन प्रभु सूरी बृहद कथा कोश, ये महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। और इसी प्रकार से बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, ये बौद्ध ग्रंथ है। महावंश देख रहे हैं। तारानाथ, तारानाथ ने एक महत्वपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का विकास, भारत में बौद्ध धर्म का विकास, तिब्बती इतिहासकार है लामा तारानाथ। और आप एक कंग्यूर और तंग्यूर भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक इन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का विकास नामक ग्रंथ लिखा, जिससे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से मिलिंद पर्णो, मिलिंद पन्नो, ये मेनांडर शासक हैं। और मिलिंद देख रहे हैं कैसे एक बौद्ध भिक्षु हैं, और इनके बीच में बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ संवाद होता है, और उसी संवाद को एक ग्रंथ का रूप दे दिया जाता है मिलिंद पन्नो, जिनसे हमें इनके बारे में, मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हम लोग तो 5 ही की बात कर रहे थे, लेकिन देख रहे हैं 8-10 हो जा रहे हैं। आगे कुछ पुरातात्विक सिंगली साहित्य भी है, दीपवंश, महावंश सिंगली साहित्य ही है। आगे हम लोग देखेंगे तो कुछ पुरातत्व भी हैं, पुरातत्व भी महत्वपूर्ण है। पुरातत्व में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अभिलेख। अभिलेख में आप देखें तो चंद्रगुप्त के समय में सोहगौरा, दूसरा महत्वपूर्ण है महास्थान। अशोक के 40 से ज्यादा अभिलेख, अशोक के अभिलेख, और अशोक के अभिलेखों में सबसे ज्यादा है बृहद शिलालेख, जिसमें बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, और ये 8 स्थानों पर प्राप्त है। कभी कभी आपसे यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध अशोक के बृहद शिलालेखों से नहीं है। तो इसके लिए आपको हमेशा जानना होगा कि अशोक के बृहद शिलालेख को किन किन स्थानों से प्राप्त हैं और उनकी संख्या कितनी है। तो अगर लेख की संख्या देखें, अगर इस पर लिखा हुआ देखें, तो ऐसे करके आपको 14 मिलेगा। कितना मिलेगा? 14। और अगर स्थान की चर्चा आए तो सीधे सीधे आएगा आपका 8। कितने? अशोक के बृहद शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त होते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा आपका? और इसमें कुल लेखों की संख्या कितनी है? 14। और कौन कौन सी लिपियों में लिखे गए हैं? अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी और खरोष्ठी में मिलते हैं। अगर बृहद शिलालेख देखेंगे तो सिर्फ ब्राह्मी और खरोष्ठी में, लेकिन ओवरऑल अभिलेख अगर देखेंगे तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक, यूनानी, ये 4 महत्वपूर्ण लिपियां हैं। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी। और अगर भाषा देखें तो सिर्फ एक ही भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे हम प्राकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अर्धमगधी कहते हैं। अर्ध, ये क्या है? भाषा है। जबकि लिपि आप देखें तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक, अगर यूनानी ना दिखे तो बीच में ग्रीक भी दिखेगा। यूनानी और ग्रीक एक ही है। और ये महत्वपूर्ण अभिलेखीय प्रमाण है। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों में कौन कौन से? बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, गुहा लेख, गुहा, और साथ में रुद्रदामन का
जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, इकलौता अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इकलौता, अशोक का कोई भी ऐसा अभिलेख नहीं है जिसमें उसके पितामह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती हो। ये मौर्य साम्राज्य से इतर है। हिंद एवं शासक हैं, हिंद एवं शक पालो कुषाण आते हैं तो शक शासक है रुद्रदामन, जिन्होंने जूनागढ़ अभिलेख लिखाया था। हालांकि इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्वयं रुद्रदामन और स्कंदगुप्त की चर्चा प्राप्त होती है, लेकिन यही एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा की गई है। और ये अभिलेख पढ़े नहीं गए थे शुरू में। सबसे पहले इसे खोजने का जो श्रेय है, सबसे पहले इसे खोजने का जो श्रेय है वो टी पैंथलर महोदय को है। टी पैंथलर महोदय हैं जिन्होंने अशोक के सबसे पहले वाला जो अभिलेख था दिल्ली चोपड़ा, दिल्ली उसकी खोज की थी। और खास बात है कि इनके जितने स्तंभ लेख हैं उनमें चूंकि 6 प्राप्त ही हैं और इसमें 6 में 6 जगह केवल 6 लेख प्राप्त होते हैं, अर्थात 6 लाइनें। एकमात्र दिल्ली चोपड़ा स्तंभ लेख है जिसमें 7 लाइन प्राप्त होती है, एकमात्र। तो यहाँ से कई बात ध्यान रखिएगा। पहली बार पढ़े गए अभिलेख किसके काल में प्रकाश में आए या किसने लिखवाया, अगर पढ़े गए की बात की जाए तो उसमें मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश के अभिलेखों को खोजने का श्रेय किसे जाता है? टी पैंथलर महोदय को। इसे पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को जाता है। खोजा किसने? पढ़ा किसने? और सबसे पहली बार खोजा गया अभिलेख कौन सा था? दिल्ली चोपड़ा। और दिल्ली चोपड़ा ही एक स्तंभ लेख ऐसा है जिसमें 7 लाइनें प्राप्त हैं, बाकी जगह केवल 6 ही प्राप्त हैं। तो पूछा जा सकता है अशोक का वो कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें 7 लाइनें प्राप्त होती हैं? दिल्ली। अब बात आती है, देखो अब यहाँ पर विस्तार थोड़ा दे सकते हैं। अशोक के जो बृहद शिलालेख हैं या तो वो पर्वतों पर हैं या पहाड़ों पर हैं, समझ रहे हैं? जैसे कोई चट्टान है तो उसको घिस दिया गया है और उस पर लिख दिया गया है। जितने शिलालेख हैं चाहे लघु हो चाहे बृहद हो, या चट्टान पर हैं या पहाड़ पर, क्लियर? जितने स्तंभ लेख हैं ये सब एक पिलर पर, गोल पिलर पर बनाए गए हैं। जितने भी स्तंभ लेख हैं वो आप देखेंगे ये गोल ऐसे पिलर आपको देखने को मिलेंगे। इस पिलर पर बनाए गए हैं। यहाँ एक चौकी मिलेगी और यहाँ उल्टे आकार का कमल मिलेगा। इस पर एक पीठिका दिखाई पड़ेगी और इस पर किसी न किसी कोई पशु का अंकन होगा। इसकी कमोबेश चीजें ऐसे आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो स्तंभ लेख होंगे लगभग 40 से 50 फीट की ऊंचाई पर होंगे, लगभग 80 से 100 टन के होंगे, एक ही पत्थर से निर्मित किए होंगे, जोड़ करके नहीं बनाए गए होंगे, एकात्मक पत्थर से बनाए गए होंगे। स्वतंत्र, ऐसा जमीन से लगेगा मानो निकलते हुए, स्वतंत्र रूप से क्या है? निकलते हुए दिखाया गया होगा। एक उत्तम कोट की पालिश है जिस पर धूप या बरसात के थपेड़े इतने पड़ने के बावजूद भी इसकी चमक आज भी विद्यमान है। इसके शीर्ष पर देखेंगे उल्टे कमल की आकृति है, उस पर एक पीठिका है और उस पर कोई न कोई पशु का अंकन है और उन सारे पशुओं का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से है। या पर हाथी या बैल या घोड़ा या सिंह। तो आप देख रहे हैं बैल हो, हाथी हो, घोड़ा हो, सिंह। इसका सबसे सुंदर उदाहरण आपको सारनाथ का स्तंभ लेख होगा जो हमारा राजकीय चिन्ह भी है, जहाँ पर 4 सिंह आपस में पीठ सटाए हुए ऊपर बैठे हुए हैं। एक चक्र देखने को मिलता है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है।
हालांकि सत्यमेव जयते का पहली बार जिक्र हमारे मुंडकों को किया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्तंभ जो हैं वो इस तरीके से होंगे, और खास बात है कि स्तंभों में भी कुछ पंक्तियाँ 5-6 लिखी होंगी, मैक्सिमम 7 पंक्ति लिखी होंगी, जिसमें 7 या 6 पंक्ति होंगी वो स्तंभ लेख होंगे, जिनमें 3 या 4 पंक्तियाँ होंगी वो लघु स्तंभ लेख होंगी। स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, शिलालेख, लघु शिलालेख, केवल अंतर है लेखों के आधार पर। अब और आता है गुहा लेख। आपको पता है कि अशोक पहला शासक था जिसने बिहार के गया जिले में एक बराबर की पहाड़ी है, बराबर की, और इस पर कृत्रिम तरीके से गुफाओं का निर्माण कराया। कृत्रिम तरीके से, वैसे गुफाएं तो हमें मध्य पाषाण काल में ही देखने को मिलती हैं। भीमबेटका वगैरह देखा जाए तो मध्य पाषाण काल में ही है, वो चुपड़ा पाषाण काल में देखने को मिलती है। लेकिन ये सब गुफाएं प्राकृतिक हैं, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन पहली बार मानव द्वारा किसी गुफा का निर्माण अगर किसी काल में कराया गया तो वह काल था मौर्य काल। और अगर कोई गुफा निर्मित हुई जिसके द्वारा तो शासक था अशोक, और अगर कोई गुफा थी तो वो गुफा थी बराबर की गुफाएं, जिसमें 4 गुफाएं निर्मित की गई। बराबर की पहाड़ी थी और बराबर की पहाड़ी को काट करके 4 गुफाओं का निर्माण हुआ, जिसमें सुदामा, कर्ण चौपल, विश्व झोपड़ी, वडिका, ऐसी 4 गुफाएं निर्मित हुई। और इन गुफाओं को बनवा करके अशोक भले से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने आजीवक संप्रदाय के साधुओं को रहने के लिए दान दिया। कई बार यही गलत हो जाता है कि अशोक द्वारा बराबर की गुफाओं का जो निर्माण कराया गया था किन संप्रदाय के लोगों को दिया गया, ब्राह्मण, वैष्णव, शैव या जैन या आगे बौद्ध या आजीवक। तो उत्तर क्या होना चाहिए आपका? आजीवक, ना कि बौद्ध। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक महत्वपूर्ण गुहा है पनगुरारिया। जो लोग एमपी के होंगे कभी पनगुरारिया का नाम सुने होंगे। यहाँ से भी एक गुफा प्राप्त होती है, और आप देख रहे हैं बराबर की पहाड़ी जो कि बिहार के गया जिले में है, वहाँ से भी प्राप्त होती है। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। सुदामा, कर्ण चौपल, विश्व झोपड़ी और वही एका, वह था या में छोटी की मात्रा और का, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपल और वह एका, वह ई का। आगे हम लोग ये देख रहे हैं इतना स्रोत पर्याप्त है एक 40 शब्द लिखने के लिए। लौरिया नंदरगढ़, लौरिया आरराज आप देख रहे हैं, और चंपारण यहाँ से अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। बाकी 3 जो है कौशाम्बी से हैं, सांची से हैं और सारनाथ से हैं। नहीं, दिल्ली टोकरा, दिल्ली मेरठ और कौशाम्बी, बाकी 3 बिहार से हैं। लौरिया नंदरगढ़, लौरिया अर्राज और देख रहे हैं रामपुरवा। कौन सा? मात्र 6 ही प्राप्त हैं। दिल्ली टोकरा 1, दिल्ली मेरठ 2, तीसरा देख रहे हैं कौशाम्बी, 3 हो गए और 3 बचे। तीनों बिहार से हैं, जिसमें लौरिया नंदरगढ़, लौरिया अर्राज ये चंपारण जिले से हैं, और एक लास्ट में है रामपुरवा। कौन सा है? रामपुरवा। लोग अब इसे भी बता रहे हैं कि ये चंपारण में पहुंच गया है। तो आप देख रहे हैं 3, 3, 6, लेकिन जो बृहद शिलालेख हैं वो 8 स्थानों से प्राप्त हैं, जिनमें 4 तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि 4 ये है कि जब हम भारत का मैप बनाते हैं तो उत्तर पश्चिम से 2 प्राप्त हैं, शाहबाज घड़ी और मानसेरा। शाहबाज घड़ी और मानसेरा और मानसेरा, और 2 उड़ीसा से प्राप्त हैं, धौली और जोगड़। धौली और जोगड़ को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, जो कैसे ही पढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ, जबरदस्ती पढ़ा के ले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ये सब पूछा जाता है, पूछा जाता है। तो शाहबाज गढ़ी, मानसेरा, धौली और चौगढ़,
8 स्थान है, हमने कहा था अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। जब बृहद है नहीं कह रहे हैं, हमने कहा 14 है। अगर यही कंफ्यूजन होगा जब आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो पहला विकल्प 8 मिलेगा और आप लगा करके आएंगे, अनावश्यक दोस्तों से बहस भी करेंगे और अंतिम में आयोग के कहेंगे कि बताइए इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको पता होना चाहिए कि 8 लेख प्राप्त होते हैं, 14 लिखा है। तो कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं जो 14 मान रहे हैं, लेकिन जो इसको मूर्ख मान रहे हैं वही विद्वान है, वो सही मान रहे हैं। हाँ, और का जो बताएगा कि जाति निम्न जाति नहीं बताएगा, लेकिन अधिकतर जगह मिला ये कई जगह मिला कल नहीं पढ़ाए थे। अशोक के वर्ण को लेकर के मतभेद था। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ मिले हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, सब ने मौर्य वंश के शासकों को शूद्र बताया है या निम्न जात का बताया। इस पुनर महोदय हैं जो बताते हैं कि मौर्य वंश के शासक पारसिक थे, क्योंकि वो भी पारसिक ये भी पारसिक। जैन और बौद्ध धर्म के अधिकांश क्या पूरे के पूरे लोग क्षत्रिय थे। तो इन्होंने सीधे कहा कि इनका संबंध किससे होना चाहिए? ये सब क्षत्रिय, यानी जैन और बौद्ध ग्रंथ इन्हें क्षत्रिय बताते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ इन्हें शूद्र बताते हैं, और यूनानी जो ग्रंथ हैं इन्हें निम्न जातीय बताते हैं। ठीक है ना। और साथ में स्पूनर महोदय इन्हें पारसिक बताते हैं, और इससे ज्यादा कोई नहीं बताता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और उनका थापर एकमात्र विद्वान है जिन्हें वैश्य बताती है। कहते हैं इनके नाम के अंत में गुप्त लगा हुआ है, लेकिन विद्वान इनके मत का खंडन करते हैं। कहते हैं कौटिल्य के नाम के अंत में भी तो विष्णुगुप्त लगा है, चंद्रगुप्त आगे गुप्त साम्राज्य में प्रत्येक शासक के नाम के अंत में गुप्त लगा है। लेकिन सर इस समय जो है तक्षशिला में दो ही पर ब्राह्मण क्षत्रिय पढ़ते थे, तो ये तक्षशिला भी क्षत्रिय माना गया इनको। जिसका द्विज होता था, दोबारा जन्म जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी पढ़ सकते थे, लेकिन अगर टीचर का रिकमेंडेशन किसी विशेष व्यक्ति को मिल जाए तो वह भी पढ़ सकता था। और ऐसा रिकमेंडेशन किसको मिला था? कौटिल्य। हाँ, तो ये कहानी है, ये जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं इसका कोई स्रोत नहीं है। ये क्या है? एक पंक्षी काहानी है और चलचित्रों में खूब जम करके चल रहा है, ठीक है ना, नाटक वगैरह में, लेकिन वैसे इसका यथार्थ से कोई संबंध। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि पहली बात तो निश्चित तौर पर ये उच्च वर्ण का रहा होगा, क्योंकि कौटिल्य जैसा ब्राह्मण, वो भी जटिल ब्राह्मण, किसी भी व्यक्ति को ऐसे हाथ नहीं लगाएगा जिसका संबंध निम्न वर्ण से और अयोग्य रहा होगा, अयोग्य। लेकिन इसके अंदर योग्यता भी थी, आप देख रहे हैं, साथ में उच्च वर्ण का। और फिर विद्या, सब लोग जन्म से शूद्र होते हैं, अपने कर्मों के आधार पर वर्ण का विभाजन होता है। आप देखिए इसके कर्म को उसने इस तरीके से मूर्त रूप दे दिया कि ये क्षत्रिय वर्ण में पूरी तरह से स्थापित, और यही वजह है कि जैन और बौद्ध अधिकांश ग्रंथ हैं जो इसे क्षत्रिय मानते हैं। और बाहर की तो ग्रहणशीलता यही रही है भारतीय संस्कृति की। आपके अंदर जो हुनर है, आपके हुनर के आधार पर अपने वर्ण में शामिल कर लिया जाता था। भारत की वर्ण व्यवस्था बड़ी लचीली है और आज भी है। आज भी आपके अंदर अगर लगता है कि आप जिस वर्ण के हैं उससे ऊपर या नीचे जाना चाहते हैं तो वैसे गुणों को आप अडॉप्ट कर लीजिए, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिश्रम। नीचे के वर्ण शामिल होने में ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सीढ़ी से लुढ़क जाइए तो ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, फिर नीचे तक आप पहुंच जाएंगे। सारा परिश्रम कहाँ है? चढ़ने में। तो अगर ऊपर के वर्ण में जा रहे हैं, अब जैसे कोई वैश्य है मान लीजिए, या तथाकथित जैसे एक शूद्र वर्ण की चर्चा चलती थी, अब क्षत्रिय वर्ण में शामिल है तो आईएएस की तैयारी करें, ठीक है ना, अपने प्रपत्र में आईपीएस रखें। क्या रखें? आप देखिए आपसे बिल्कुल उसी तरह व्यवहार किया जाएगा जैसे एक क्षत्रिय से व्यवहार किया जाता है। आप किसी वर्ण के एक बहुत बड़े व्यापारी हो जाएं, आपका संबंध देखा जाए बिल्कुल वैश्यों की तरह जैसे व्यापारियों से किया जाता है वैसे होगा। आप चाहते हैं कि आप अध्ययन अध्यापन में आना चाहते हैं और ब्राह्मण जैसा व्यवहार हो, आप किसी विश्वविद्यालय में टीचर हो जाए, किसी भी वर्ण के हो, आपके साथ ब्राह्मण जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति भेद नहीं करेगा, और करेगा तो उसे ग्लानि होगी, उसे लगेगा मेरा अभी विकास नहीं हो पाया है। हमारे अंदर संकीर्णता है, हमारे अंदर भेद है,
हम में कहीं न कहीं कमी है, लेकिन वहाँ पर संबंधित व्यक्ति को, टीचर को वो पूर्ण मानने का प्रयास करेगा। तो आगे जाके पुरुषार्थ पर है आप कैसे। और वो विराट पुरुष हम बार बार कहते हैं कोई और नहीं है, जिसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की, वो विराट पुरुष आप स्वयं हैं। जैसा परिश्रम करेंगे वैसे वर्ण में आप शामिल हो जाएंगे। इसके बारे में हाँ क्या जाति को कुछ नहीं मानना है, सब विद्वानों का मत, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि विवादित प्रश्न है। ऐसे किसी भी विवादित प्रश्न को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं उठाया जाता है, या उठाया जाएगा सीधे मत दिया जाएगा। जैन, बौद्ध, इस पुनर, ब्राह्मण, यूरोपीय और संबंधित बातें, और कहेगा आपस में मिलान करें। तो डायरेक्ट या तो देगा, और ऐसे नहीं पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के शासक किस वर्ण से संबंधित थे। फिक्स नहीं हो पाया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नहीं वो भी नहीं फिक्स हो पाया। चला जाए ठीक। हम लोग कहाँ तक थे? हाँ, अरे 4 ही बृहत शिलालेखों तो पहुंचे थे हम लोग। और कितने स्थानों से प्राप्त है? कितने लेख हैं? हाँ, तो 8 कौन से, जिसमें हम लोगों ने 4 देख लिया था। अब बचे 4 बचे। 4 में एक उत्तराखंड में है जिसका नाम है कालसी। क्या नाम है? कालसी कई बार पूछा गया है। कालसी किस राज्य में स्थित है? अधिकांश लोग महाराष्ट्र लगा देते हैं, लेकिन कालसी का संबंध उत्तराखंड के देहरादून जिले से है। कहाँ से है? तो कितने हो गए? 5। छठा महाराष्ट्र में है जिसका नाम है सोपारा। सोपारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। और 7वां देख रहे हैं गुजरात में है जिसका नाम है गिरनार या जूनागढ़। क्या है? और एक अंतिम है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एरागुडी। एरागुडी, एरागुडी, ए बड़ा रा में उड़ंकू, एर्रा और फिर गुडी। ठीक, कुल कितने हो गए? 8 हो गए। वो दोनों कौन? स्टार्टिंग वाला कहाँ? हमने कहा था शाहबाजगढ़ी मानसेरा, वो कहाँ है सर? ये पाकिस्तान आप देख रहे हैं। मौली और जौगढ़ उड़ीसा, कालसी उत्तराखंड, देहरादून, सोपारा महाराष्ट्र, गुना जिला पड़ता है। देख रहे हैं जूनागढ़ जिले में गिरनार है, स्थान गिरनार, जिला जूनागढ़, राज्य गुजरात। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश, रामपुर जिले के पास में ही। शाहबाजगढ़ी मानसेरा पाकिस्तान, हजारा जिले भी बात हुई थी, हजारा जिले में। तो इस तरीके से आप 8 महत्वपूर्ण बृहद शिलालेख देखे जो 8 स्थानों पर प्राप्त हैं। और खास बात है कि 2 महत्वपूर्ण बृहद शिलालेख केवल कलिंग से प्राप्त होते हैं, और इस कलिंग लेख में को पृथक लेख भी कहा जाता है। पृथक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पंक्ति संख्या 11, 12 और 13 नहीं प्राप्त होती है। कुल 14 पंक्ति हैं, लेकिन उड़ीसा में 11, 12 और 13 नहीं प्राप्त होती हैं, क्योंकि 13वें शिलालेख में कलिंग विजय के बारे में जानकारी दी गई है, और इसमें अशोक कहता है कि मैंने लाखों लोगों को मौत के, कलिंग वासियों को, और 2 लाख लोगों को हमने कैद कर लिया था, दास बना लिया था। और अगर यही चीजें लिखा होता कहाँ पर? कलिंग में, तो कलिंग के लोग लगातार आक्रोशित रहते और कभी भी अशोक के प्रति एक असली निष्ठा कायम ना हो पाती। अशोक चालाक था, उसने पूरा का पूरा लाइन ही डिलीट करवा दी और उसकी जगह पर 2 और लाइनें लिखवाई, इसीलिए इसको पृथक लेख भी कहा जाता है।
और क्या लिखवाया कि संपूर्ण प्रजा हमारे पुत्र के समान है। अब मलहम लगवाने वाला काम कि संपूर्ण प्रजा हमारे पुत्र के समान है, वह हमारे साम्राज्य में ऐसे विचरण करे जैसे एक पुत्र अपने पिता के घर में विचरण। एकदम पिता और पुत्र का संबंध। दुनिया में पहला शासक है जिसने राजा और प्रजा की जगह पर राजत्व में पिता और पुत्र का संबंध स्थापित किया। यहाँ पर हम खास तौर पर देख रहे हैं। और दूसरा अपने अमात्यों को ऑर्डर दे रहा है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के तुम कलिंग की सेवा करोगे, कलिंग की जनता की सेवा करोगे, और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हम चाहे शयन कक्ष में ही क्यों न हो, आप उनकी सूचना तुरंत प्रेषित करने की कृपा करेंगे। अब सोचिए, ये लेख पढ़ करके बार बार जो जनता आने वाली पीढ़ी अब पुरानी बातों को भूल जाएगी और उसे यही याद रहेगा कि अशोक तो बहुत महान शासक था और उसने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा ख्याल रखा तो वो कलिंग वासियों का। इसलिए हमारी निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? अशोक के प्रति होनी चाहिए। और काफ़ी कारगर भी रहा, क्योंकि जब तक अशोक जीवित रहा कोई भी और किसी प्रकार का विरोध या विद्रोह कलिंग में नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि कैसे अशोक ने अपनी कौशल कुशलता और चालाकी का सम्मिश्रण करते हुए न केवल अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान किया, अपितु उसके विस्तार और लंबे समय तक के लिए अस्थायित्व बनाने रखने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हमें इस तरीके से चीज़ों को देखना है। आज तो हमें लग रहा है कि सिर्फ हम चंद्रगुप्त मौर्य तक ही रह गए, लेकिन ये स्रोत आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। अभी समय में और क्या कार्यक्रम